अश्वथ टिया को समझाते हुए बोला, तुम्हारा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तब तुम जो भी जॉब करना चाहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इस वक्त की गति मत करो, समझे? इस बार अश्वथ पहले की तरह नहीं कह रहा था, वो सख्ती से पेश आ रहा था। टिया कुछ नहीं बोल पाई, पर वो मन में दूसरा पार्ट टाइम जॉब खोजने का मन बना रही थी। टिया भी कम नहीं थी, वो बहुत जिद्दी थी और बात यहाँ उसकी पार्ट टाइम जॉब की थी। वो किसी पर भी डिपेंड रहना पसंद नहीं करती थी। अश्वथ भी अच्छे से जानता था कि टिया उज्जवल आनंद की बेटी है और उसकी जिद छुड़ाना इतना आसान नहीं है। भले ही वो किसी से फाइट नहीं कर सकती, अपने लिए लड़ नहीं सकती, लेकिन उसकी ये बात तो नहीं मानने वाली। अश्वथ ने वो कैफे खरीद लिया था और उसे बहुत जल्द ही पूरी तरह से बदल दिया था। अब वहां पर कोई भी ऐरा गहरा इंसान नहीं जा सकता था। अगर वहां बदमाश लोगों को भी जाना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। टिया अपने गाल फुलाकर बैठी थी। अश्वथ की गोद में तो वो बिल्कुल एक बच्ची लग रही थी। अगर कोई और देखता तो कसम से यही समझता कि वो अश्वथ की बेटी है, पर यह बात कुछ और थी। वो उसका हस्बैंड था। ये बात अलग थी कि अश्वथ सिर्फ 33 साल का था और कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो 33 साल का है। वो यही कहीं 28-29 का ही लगता था। ये बात अलग थी कि टिया उससे 11 साल छोटी थी, पर उनकी जोड़ी कमाल की थी। डेविल हस्बैंड और क्यूट लिटिल इनोसेंट वाइफ। अश्वथ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर बोला, रोना बंद करो। तुम जब रोती हो ना तो मुझे इरिटेशन होती है। क्या तुम्हें नहीं पता, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और अपना चेहरा ठीक करने लगी, पर वो अश्वथ से बहुत नाराज थी। वो उसे अच्छे से पीटना चाहती थी, पर वो उसे पीट नहीं सकती थी, इसलिए बस अपने ख्यालों में उसे जी भर कर पीट रही थी। अश्वथ की नजर टिया के गुलाबी होठों पर गई। पता नहीं क्यों, पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जब से उसने टिया को किस किया था तब से उसका खुद पर कंट्रोल कम होता जा रहा था, और ऐसा सिर्फ टिया के सामने होता था, वरना उसने इतने सालों तक खुद को कंट्रोल करके रखा था और खुद को लड़कियों के चक्कर से भी बचा कर रखा था। वो लड़कियों से दूर रहता था। उसे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी जो जानबूझकर उससे चिपकने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल चारवी सहाय, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो लड़की सही नहीं थी और ना ही उसके इरादे। भले ही वो एक अमीर फैमिली से थी, पर उसका स्टेटस अश्वथ के सामने कुछ नहीं था। वो लड़की अपने सामने दूसरों को कुछ नहीं समझती थी। पता नहीं उसने कैसे अश्वथ के दादाजी का दिल जीत लिया था। अश्वथ के दादाजी उसे बहुत अच्छी लड़की समझते थे। उसे घर में कोई पसंद नहीं करता था सिवाय दादाजी के। वो चाहते थे कि अश्वथ उससे शादी कर ले। वो लड़की हमेशा अश्वथ के करीब आने की कोशिश करती थी, पर अश्वथ ने हमेशा उसे इग्नोर किया था। अगर अश्वथ गुस्से में कुछ बोल देता तो वो रोते रोते दादाजी के पास चली जाती और बढ़ा चढ़ाकर बताती, जिससे दादाजी अश्वथ को डांटते थे। लेकिन टिया उन लड़कियों से अलग थी और चारवी सहाय से बिल्कुल अलग। टिया दूसरी लड़कियों की तरह अपने चेहरे पर मेकअप लगाकर नहीं घूमती थी। चारवी जहाँ एक चालबाज लड़की थी, वहीं टिया सुलझी हुई लड़की थी। उसे जालसाजी करना नहीं आता था और थोड़ी बेवकूफ थी। उसे कोई भी बेवकूफ बना सकता था, लेकिन अब उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका हस्बैंड था, जो उन सबको सजा देता जो उसकी लिटिल वाइफ को परेशान करते। इनफैक्ट उसने तो शुरू भी कर दिया था। टिया अपने ख्यालों में अश्वथ को पीटने में बिजी थी और अश्वथ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसका मन टिया को किस करने का कर रहा था। उसने गाड़ी में भी ये कोशिश की थी, लेकिन उसके क्लाइंट के कॉल आ जाने से ये मिस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो मन में बोला, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्या आदित्य सही कह रहा था? और दोबारा टिया के खूबसूरत होठों को देखने लगा। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने लिप्स टिया के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। अश्वथ के ऐसा करने से टिया अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई। टिया के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी। अश्वथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और किस करने लगा। टिया का तो दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसका शरीर बर्फ की तरह जम सा गया था। वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए बिना डोर को नॉक किए उनका बेशर्म भाई आदित्य घुस आया और जोर से बोला, भाई आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? उसने उन दोनों को नहीं देखा था।
जब उसने देखा सामने क्या सीन चल रहा है तो वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें 2 बार मलते हुए बोला, क्या सीन है, काश ये सच होता। पर मेरा भाई तो 1 नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है। कितना अच्छा सपना है। जब अश्वथ के कानों पर आवाज पड़ी, टिया भी ये सुनकर होश में आ गई। अश्वथ टिया से अलग होने के मूड में नहीं था, पर उसे अच्छे से पता था उसका भाई कितना बेशर्म है। वो धीरे से उससे अलग हुआ। अगर आदित्य नहीं आता तो पक्का अश्वथ बहुत आगे बढ़ जाता, पर उनको डिस्टर्ब करने के लिए वो प्रकट हो गया था। टिया ने आदित्य को देखा, जो बेशर्म की तरह खड़ा होकर आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देख रहा था, या कहो घूर रहा था। टिया शर्म के मारे मर जाना चाहती थी। उसने अपनी नजरें और सिर झुका लिया और अश्वथ की गोद से उठकर भागते हुए बाहर निकल गई। अश्वथ ने अपनी आंखें गहरी करते हुए अपने भाई को देखा और बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब मैं अपनी छोटी गिलहरी के साथ रहूं। तो आदित्य खुशी से हूटिंग करते हुए बोला, इसका मतलब ये सपना नहीं था, ये सच था। मैं आपको अनरोमांटिक पर्सन समझ रहा था। वाओ। और ये बोलकर वो नाचने लगा। अश्वथ बोला, अब जो करूं जैसे नाचना बंद करो, मुझे हंसी नहीं आ रही है। तो आदित्य बोला, आपको कौन हंसाना चाहता है, मैं तो ये न्यूज पूरी फौज को देने वाला हूँ। पहली बार इतनी अच्छी न्यूज उनको सुनाने वाला हूँ। क्या सीन था। तो अश्वथ बोला, तुम कब से इतने बेशर्म हो गए। तो आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, भाई इसमें बेशर्म होने वाली कौन सी बड़ी बात है। इट्स माई जेनेटिक्स टैलेंट। यू नो व्हाट, मैं तो सरप्राइज रह गया। चलो इसी बहाने मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरी छोटी सी भाभी आपको रिझाने में कामयाब हो रही है। मतलब गुड न्यूज बहुत जल्द। और इमेजिन करने लगा और बोला, भाई अगर बेटी हुई तो वो बिल्कुल भाभी के ऊपर जाएगी, और बेटा हुआ तो जाहिर सी बात है आप पर ही जाएगा। मेरे इतने बड़े बड़े सपने, ओह मैं तो खुद के लिए भी ये सब नहीं देखता। काश ये सच हो जाए। और अपने गालों को अपने दोनों हाथों से ढककर शर्माने लगा। अश्वथ ने उसे एक पिलो उठाकर फेंक कर मारा और बोला, बकवास बंद करो, तुम तो बहुत आगे निकल रहे हो। तो आदित्य पिलो को पकड़कर किस करते हुए बोला, ओ भाई ये सब तो आपको सोचना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम सब है ना, डोंट वरी। तो अश्वथ उसके पास आया और उसके पैर पर जोर से लात मारी और बोला, क्या कहा। आदित्य अपना पैर पकड़कर दर्द से चिल्लाते हुए बोला, आप भाई नहीं कसाई हो, मैं तो आपकी लाइफ को सेटल करना चाहता हूँ और आप हो कि मुझे किक मार रहे हो। तो अश्वथ बोला, अपना नाटक बंद करो और अगली बार डोर नॉक करके आना। तो आदित्य बेशर्मी से हंसते हुए बोला, क्यों, अगली बार इससे भी ज्यादा अच्छा सीन देखने को मिल सकता है क्या। तो अश्वथ सोचने लगा, मम्मी ने क्या खाकर इसे पैदा किया है, इतना बेशरम। ओ गॉड सेव मी, क्या भाई मिला है। आदित्य अपनी तारीफ करते हुए बोला, आई न्यू इट, आप मेरी तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी इज्जत कम हो जाएगी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मैं हूं ही इतना अच्छा कि हर कोई तारीफ करना चाहता है। और स्टाइल से अपने बालों पर हाथ फेरा। अश्वथ बोला, मैं ये सोच रहा हूँ कि मॉम ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है जो तुम ऐसे हो। तो आदित्य बोला, मम्मी ने ऑफ कोर्स ढेर सारी स्ट्रॉबेरी खाई होगी, मीठा खाया होगा, तभी तो मैं पैदा हुआ हूँ। अब अश्वथ और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो बात नहीं पलटता है तो उसे इस महान आत्मा का खुद की तारीफ करना सुनना पड़ेगा। वो बोला, ठीक है, तुम किस लिए आए थे। तो आदित्य बोला, गिफ्ट के लिए। मेरा गिफ्ट कहाँ है। और रूम को देखा और कबर्ड में रखे ढेर सारे टेडी बियर्स को देखा और बोला, मेरी छोटी सी भाभी पर गुस्सा मत करना भाई, उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये भालू लिए हैं। आपको नहीं पता, ये भालू लेने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो ये देखकर लगभग खून की उल्टी करने वाला था कि इतने बड़े मॉल से हम सिर्फ ये भालू लेने गए थे। उनको सिर्फ ये भालू लेने थे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। और आते टाइम एक रेस्टोरेंट में मोमोज खाकर आई। आपको नहीं पता, उनको मोमोज बहुत पसंद है, पता है, 2 प्लेट अकेले खा गई। तो अश्वथ बोला, तो तुम्हें इससे क्या, वो 2 प्लेट खाए या 4 प्लेट, क्या तुम ऐसा नहीं करते। तभी आदित्य बोला, मुझे नहीं लगा था भाई, वो इतनी दुबली पतली है तो मुझे लगा उनका पेट भी छोटा होगा। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, अब बस भी करो। तो आदित्य बोला, वैसे भाई ये मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ रहा हूँ, आपने शुरू किया था कि। तो बीच में ही अश्वथ एक और लात मारकर बोला, निकलो यहाँ से, गेट आउट। तो आदित्य हंसते हुए बोला, समझ गया, और लंगड़ाते हुए बाहर चला गया। अश्वथ मन में बोला, समझ गया, ये क्या समझ गया,
क्या उसे लगता है उसने मुझे? बेवकूफ आदित्य, अब ये बात ढिंडोरा पीट पीट कर सबको बताएगा। क्या करूं मैं इस लड़के का? और जैसा कि अश्वथ ने सोचा था, आदित्य सबको ये बात बता रहा था। विक्टर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारा भाई एक नंबर का अनरोमांटिक पर्सन है, वो ये सब कर ही नहीं सकता। तो आदित्य बोला, अगर उस टाइम मैंने सबूत के तौर पर फोटो खींच ली होती तो तुम्हें दिखाता, पर पता नहीं, मुझे तो इस बात का ख्याल ही नहीं था। डोंट वरी, अगली बार प्रूफ दिखाऊंगा। तो मिराज अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा ठीक करते हुए अपना गला साफ करते हुए बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के प्राइवेट फोटो क्लिक करना और किसी को दिखाना गलत बात है? तुम पर केस हो सकता है। तो आदित्य बोला, तुम चुप रहो। तभी प्रत्युष बोला, उनकी फोटो क्लिक करके सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है, पागल तो नहीं हो गए हो? ये तो अच्छी बात है, हम यही तो चाहते हैं कि हमारे बिग बॉस सेट हो जाएं। और क्या चाहते हैं? तो ओजस बोला, और अगली बार उनके रूम का डोर नॉक करके जाना। तो आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, क्यों, पहले तो नहीं जाते थे, अब जाना पड़ेगा, क्यों भाई? तो ये सुनकर सबने अपना सिर पीट लिया। अहीम बोला, इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता, दिस लिटिल ब्रैट, और सिर पीट लिया। आदित्य बोला, तुम मुझे गाली दे रहे हो? सीरियसली, मैं तुम लोगों का सेकंड बॉस हूं, समझे? तो मिराज बोला, बॉस गिरी ऑफिस में झाड़ना, ये घर है, यहाँ पर तुम हमसे छोटे हो, समझे? अब चलो डिनर के लिए। आदित्य उन्हें देखता रह गया। वो बोला, ये लोग मुझे हमेशा कम क्यों समझते हैं? मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ, अरे दिवाली का ना फूटने वाला पटाखा नहीं हूँ। सब लोग चले गए। टिया ने सर्वेंट के साथ डिनर रेडी कर लिया था और डाइनिंग टेबल पर लगा भी लिया था। सब लोग आ गए, सब शांति के साथ डिनर करने लगे। पर आदित्य इतना सन्नाटा देखकर बोला, आज किस बात पर सब चुप हैं? क्या कोई मर गया है? तो सब उसे देखने लगे। रचित बोला, क्या तुम अपनी काली जबान बंद नहीं रख सकते? तो आदित्य अपनी जीभ निकाल कर दिखाते हुए बोला, क्या मेरी जुबान काली है? भाभी, क्या मेरी जुबान काली है? तो टिया ने ना में सिर हिलाया। टिया को आदित्य बड़ा ही फनी और मस्त मौला इंसान लगता था। सब जानते थे कि आदित्य और टिया की अच्छी बनती थी। दोनों के दिमाग में उल जुलूल बातें चलती रहती थीं। और तो और दोनों के दोनों बेवकूफ भी उतने ही थे। टिया तो आदित्य की ही साइड थी। अश्वथ बोला, सांप के जैसे जीभ निकालना बंद करो, वरना तुम्हारी जबान काट दूंगा। ये सुनते ही आदित्य ने जल्दी से अपनी जीभ अंदर कर ली। दादाजी बोले, तुम कब बड़े होगे? बच्चों की तरह हरकतें करते रहते हो। तो आदित्य बोला, दादाजी एक बार चाचा बन जाऊं, फिर अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। ये सुनते ही सब अश्वथ और टिया को देखने लगे। टिया मन में सोचने लगी, क्या ये बात हर टाइम बोलना जरूरी है? उसने सिर नीचे कर रखा था और अश्वथ सबको देखकर बोला, क्या तुम लोग बात करने के लिए दूसरे टॉपिक नहीं खोज सकते? हमेशा मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? आ जाएगा, अब कोई सामान तो है नहीं जिसे मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लूं। तो प्रत्युष बोला, अब तुम ऑनलाइन ऑर्डर का लेक्चर क्यों दे रहे हो? हमने थोड़ी ना कहा है हमें तुम्हारे बच्चे अभी चाहिए, हमें भी पता है। और सब हंसने लगे। टिया मन में सबको कोस रही थी। वो बोली, हे भगवान, अगर ये लोग और हंसे तो मैं गड्ढा खोदकर उसमें खुद ही कूद जाऊंगी। तो अश्वथ बोला, इतना हंसने की कोई जरूरत नहीं है, सब चुप। वो भी सबको मन में कोस रहा था। हंसी मजाक में डिनर खत्म हो गया। टिया तो ये सोच सोच कर अधमरी हो गई थी कि अश्वथ वापस आ गया है। उसकी गैर मौजूदगी में वो कितनी आराम और मजे से उसके बड़े से बेड पर अकेले रोल करके सोती थी, कभी इधर कभी उधर, उल्टा सीधा सोती थी। अब जब वो आ गया है तो उसे बेड के एक साइड पर सिकुड़ कर सोना पड़ेगा। ये सोच सोचकर वो लगभग मर ही गई थी। वो डरते डरते रूम में पहुंची। अश्वथ अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। वो राहत की सांस लेते हुए बोली, चलो अच्छा है वो काम कर रहे हैं, अब मैं आराम के साथ साइड में सो जाऊंगी। और जल्दी से सो गई और स्लीपर निकाले और बेड के साइड में सो गई और ब्लैंकेट सिर से पांव तक ओढ़ लिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो गिफ्ट बॉक्स अब भी बेड के बीच में रखा हुआ था। वो उठी और उस गिफ्ट बॉक्स को खोलने लगी। वो खोलने से डर रही थी। तभी अश्वथ भी आ गया और बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलो। तो ये सुनकर टिया बहुत खुश हुई। उसे कभी भी गिफ्ट नहीं मिला था। उसे ओजल के अलावा किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। अश्वथ उसकी खुशी साफ साफ उसके चेहरे पर देख सकता था।
टिया ने बेरहमी से जल्दी से वो बॉक्स चीर फाड़ कर खोल डाला। वो खुशी के मारे भूल गई थी कि उसका हस्बैंड भी वही है, जो उसकी ऐसी हरकत देखकर थोड़ा हैरान था। उस बॉक्स में एक सॉफ्ट डॉल थी। वो उसे देखने लगी। वो सोच रही थी कि अश्वथ ने उसे एक डॉल क्यों दी है। अश्वथ बोला, मैंने सोचा तुमने इतने सारे खिलौने लिए हैं पर डॉल तो ली नहीं, तो ले आया। ये तुम हो। टिया उसे नाराज होकर देखने लगी। वो मन में बोली, ये मुझे इस डॉल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मैं कहाँ इस डॉल जैसी दिखती हूँ? और उस डॉल और खुद में समानताएं खोजने लगी, पर एक भी नहीं मिला। अश्वथ बोला, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? तो टिया बोली, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है, मुझे बस ये डॉल पसंद आ गई इसलिए ले आया। ओरियन ने बताया कि तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं, इसलिए यही उठा लाया। तो टिया मुस्कुराते हुए उस डॉल को देखने लगी। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी। वो धीरे से बोली, थैंक यू सर। तो अश्वथ बोला, चलो अब सफाई अभियान में लगो। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी और मन में बोली, सफाई अभियान? तो अश्वथ बोला, ये जो तुमने कचरा किया है ना, उसे साफ करो जल्दी। तब टिया को समझ आया और उसने देखा और जल्दी से उठ गई और सब साफ किया और डस्टबिन में डालकर आई। तब तक अश्वथ बेड पर लेट चुका था और ब्लैंकेट ओढ़कर आंखें बंद कर चुका था। टिया दूसरी साइड गई और लेट गई और ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अश्वथ को पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आधी रात को अश्वथ को टिया की आवाज सुनाई दी। वैसे भी वो हल्की नींद सोता था, मतलब गहरी नींद में नहीं सोता था, इसलिए उसकी आंखें खुल गईं। उसने टिया को देखा, जो कुंग-फू कराटे की लेटे लेटे प्रैक्टिस कर रही थी और खुद ही बड़बड़ा रही थी। अश्वथ हैरान होकर इस नजारे को देख रहा था। उसने अपना फोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लगा। वो मन में बोला, चलो सुबह मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी हरकत। और देखने लगा। तभी उसके पेट को जोर की किक लगी। वो सीधे बेड से नीचे गिर गया और टिया नींद में ही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वो मुझे समझते क्या है? मुझे भी अब जूडो कराटे आते हैं। मैं उनको मार मार कर चाइनीज कीमा बना दूंगी और वो मुझ पर बहुत हुक्म चलाते हैं। क्या मैं इतनी दुबली पतली हूँ कि मुझे कोई भी एक ही फूंक में उड़ा देगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। अश्वथ उसकी ये बातें सुनकर बोला, अच्छा तो ये मुझे मारने की सोच रही है? और जोर से बोला, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की कोई बीमारी है? उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर टिया होश में आई। उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को देखा। उसका एक हाथ सुपरमैन की तरह ऊपर था और वो बड़े ही ऊटपटांग हालत में थी। वो डर गई और बोली, सर, और उठने के चक्कर में बहुत जोर से फर्श पर गिर पड़ी, धड़ाम, और कराहने लगी। अश्वथ खड़ा हुआ और बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे मार मार कर चाइनीज कीमा बना डालोगी? क्या तुम्हें इतनी ताकत है? अगर इतनी ताकत है तो चलो मेरे साथ, दो दो हाथ कर लो। ये सुनकर टिया फर्श पर ही लेटे लेटे अपना मुंह छुपाकर खुद से ही बात करती हुई बोली, कोका, मैंने ऐसा क्या कर दिया? सर इतने गुस्से में लग रहे हैं, क्या वो मुझे रूम से बाहर फेंक देंगे? और जल्दी से बोली, नो सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो अश्वथ बोला, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सबूत है और मैं तुम्हारी हरकत कल सबको दिखाऊंगा। क्या तुम्हें नींद में ऐसी हरकतें करने की आदत है? क्या ये कोई बीमारी है? तो टिया घबराते हुए बोली, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप प्लीज किसी को मत दिखाइए, मुझे कोई बीमारी नहीं है। तो अश्वथ बोला, तो फिर क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही थी? तो टिया जल्दी से बोली, नहीं सर, वो तो। अश्वथ बोला, क्या तो? टिया बोली, आपकी ट्रेनिंग के चक्कर में मैं जब आप नहीं थे तो ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी, शायद उसी का। तो अश्वथ बोला, बेड पर कौन प्रैक्टिस करता है? तो टिया चुप हो गई। वो छुपने की जगह ढूंढ रही थी जहां वो छुप जाए। वो अश्वथ को देखकर डर गई थी। अश्वथ बोला, तुमने मुझे लात मारी, तुम मुझे मारना चाहती हो? तो ये सुनकर टिया हकलाते हुए बोली, नो नो सर, मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? जस्ट शट अप। टिया ने चारों तरफ देखा, छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। वो खुद को कोस रही थी। उसकी इस हरकत की वजह से अश्वथ उससे नाराज हो गया था। अश्वथ उसके पास आया और अपने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी मजबूत बाजुओं में उठा लिया। टिया ये देखकर हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी, लगता है ये मुझे कमरे से बाहर फेंकने जा रहे हैं। और बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज सर मुझे बाहर मत फेंकिए, भले ही आप मुझे जाने को कह सकते हैं, ये तो मेरी बेइज्जती होगी।
आप मुझे पनिश कर सकते हैं। अश्वथ मन में सोच रहा था कि ये लड़की दिन भर क्या सोचती रहती है, इतने सारे उल जुलूल की बातें। वो कुछ नहीं बोला। टिया ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब बहुत देर बाद भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने देखा अश्वथ ने उसे बेड के बीच में लिटा दिया था। उसने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और बोला, अगर दोबारा तुमने मुझे किक मारी तो सोच लो, इस बेड पर कुछ और भी हो सकता है। टिया अश्वथ की इस बात का मतलब अच्छे से समझती थी। वो ब्लैंकेट से सिर छुपाकर सिकुड़ कर सो गई। अश्वथ भी सो गया। आधी रात को फिर से अश्वथ की आंख खुल गई। उसने देखा कि टिया रोल होते हुए साइड पर चली गई है और एक और करवट ली तो वो पक्का फिर से गिर पड़ेगी। अश्वथ ने तेजी से उसको उसकी कमर से पकड़ लिया। टिया बहुत गहरी नींद में थी। वो अपनी नींद भरी आंखों से अश्वथ को देखकर वापस फिर से कसमसाते हुए सो गई। अश्वथ उसे फिर बेड के बीचों बीच ले आया और इस बार उठ गया और कबर्ड से बड़ा वाला टेडी बियर जो एक आदमी के बराबर था वो लेकर आया और टिया के साइड में रख दिया और बोला, प्यारे भालू, अपनी इस छोटी गिलहरी का ख्याल रखो, और आंखें बंद करके लेट गया। ये नजारा देखने के बाद अश्वथ को अच्छी नींद आ गई। वहीं अग्रवाल फैमिली में मिस्टर अग्रवाल वापस घर आ गए थे। इदिया और लिप्सा डर गई थी। अगर मिस्टर अग्रवाल ने टिया के बारे में पूछा तो क्या कहेंगी? मिस्टर अग्रवाल बोले, वो बेवकूफ लड़की कहाँ है? तो लिप्सा रोते हुए बोली, डैड, वो घर छोड़कर चली गई। आपने जो उसके साथ किया उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर वो नहीं मानी। उसने तो मॉम पर अटैक तक कर दिया। आपकी भी कसम दी पर वो नहीं मानी। डैड, उसने मुझे थप्पड़ मारा। और रोने लगी। उसकी एक्टिंग एकदम रियल लग रही थी। इदिया भी नाटक करते हुए बोली, बेटा, मैंने मना किया था ना, फिर क्यों बता रही हो? आखिर वो तुम्हारी छोटी बहन है। भले ही वो हमें पसंद नहीं करती, पर मैं उसे अपनी बेटी मानती हूँ। वो अभी नाराज है, नादान है। हमेशा की तरह मिस्टर अग्रवाल ने अपनी बेटी और बीवी की बातों पर अंधा विश्वास कर लिया। वो गुस्से में बोले, ये जरूरत नहीं है उसे माफ करने की। वो अपनी माँ की तरह ही है। आज से उसका नाम भी मत लेना। वो हमारे लिए मर चुकी है। यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही, कुछ काम नहीं करती थी। जब दर दर की ठोकरें खाएगी तब पता चलेगा। मुझे उसे किसी ऑर्फनेज होम में छोड़ देना चाहिए था। मुझे क्या पता था वो बड़ी होकर मेरा नाम खराब करेगी। और टिया को बुरा भला कहने लगे। दोनों माँ बेटी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि फाइनली टिया उनकी लाइफ से हमेशा के लिए गई। वो बहुत खुश थी। मिस्टर अग्रवाल वहां से चले गए। आर्यन पैलेस में अश्वथ की फिर से नींद खुली और उसने अपने सीने पर देखा। वो बोला, ये लड़की, ओह माय गॉड, छोटी गिलहरी। टिया अश्वथ के सीने पर सिर रखकर उससे लिपट कर सो रही थी। अश्वथ ने उसके सिर पर हाथ रखा ही था कि टिया ने तुरंत अपनी पोजीशन चेंज कर ली और अश्वथ के सीने पर हाथ मारा। अश्वथ ने घूरकर उसे देखा और मन में बोला, तुम्हें कल बताता हूँ, और टिया को ठीक से लेटाया। पर टिया ने फिर से नींद में ही पोजीशन चेंज कर ली। अश्वथ बोला, बेवकूफ लड़की, और सो गया। 3 बजे डिजिटल वॉच का अलार्म बजने लगा। टिया आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठी। यही नहीं, अश्वथ को हड़बड़ी में गिरा दिया। अश्वथ टिया की वजह से एकदम किनारे पर सोया हुआ था। वो गिरने के बाद झल्लाते हुए बोला, छोटी गिलहरी। टिया ने देखा तो वो खुद को कोसने लगी। वो माफी मांगते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, वो एक्चुअली। तो अश्वथ उठते हुए बोला, जाओ एक्सरसाइज करने। तो टिया भाग कर चली गई। वो जल्दी से बाथरूम में गई और नहा धोकर अपने कपड़े पहने और शूज के लेस बांधते हुए बाहर आई। अश्वथ चैन की नींद सो रहा था क्योंकि रात भर टिया ने अपनी हरकतों से उसे बहुत परेशान किया था। टिया जल्दी से बाहर निकल गई और ग्राउंड में पहुंची जहां ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य उबासियां ले रहा था। वो बोला, अगर खाने का सवाल नहीं होता तो मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता। तुम लोगों की वजह से मेरा 4 किलो वजन कम हो गया। कितनी मेहनत से मैंने वेट गेन किया था और तुम लोगों ने मेरा वेट लॉस करा दिया। मैं बहुत नाराज हूँ। और भाभी का तो वजन बढ़ाना है तो उन्हें एक्सरसाइज क्यों करवा रहे हो? उन्हें तो ढेर सारा खाना खिलाना चाहिए। ऊपर से उनको इतना हेल्दी खाना खिलाते हो, स्पाइसी फूड खाने की तो उन्हें परमिशन ही नहीं है। तो ओरियन बोला, एक्सरसाइज करने से वो और पतली नहीं होंगी, उनके मसल स्ट्रांग होंगे। अगर उन्हें कोई परेशान करता है तो वो उन्हें कम से कम पीट तो सकती हैं। तो आदित्य बोला, अच्छा, इसलिए उन्हें जूडो कराटे कुंग फू सिखा रहे थे। वाह, क्या बात है।
टिया हांफते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। तो ओरियन अपनी स्मार्ट वॉच देखकर बोला, यंग मैडम, आप पूरे आधे घंटे लेट हैं, इसलिए आज आप ग्राउंड के 10 राउंड लगाएंगी। ये सुनकर आदित्य और टिया दोनों के होश उड़ गए। आदित्य बोला, इसका मतलब मुझे भी लगाना पड़ेगा? मैं भी तो 15 मिनट लेट था। तो ओरियन बोला, चलो। फिर वो दोनों क्या करते, वो दोनों दौड़ने लगे। उन दोनों का मन ओरियन को पकड़कर पीटने का कर रहा था। आदित्य मन में बोला, भाई मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बहुत बुरे हो, ऐसा कौन करता है? 10 राउंड, ऐसा पनिशमेंट, और उनके बच्चे तुम्हें फुर्सत में देखूंगा। टिया मन में बोली, आप बहुत बुरे हो सर, ये तो सरासर नाइंसाफी है। और टिया अंदर ही अंदर रो रही थी। 10 राउंड लगाते लगाते ओरियन के पास पहुंचने तक दोनों उसके पैरों में गिर पड़े। दोनों की हालत बहुत खराब थी। आदित्य ओरियन के पैर पकड़कर बोला, प्लीज अगली बार ऐसा मत करना, दूसरी सजा दे देना, पर ऐसे 10-20 राउंड लगाने को मत बोलना। क्या तुम्हें हम दोनों फूल जैसे बच्चों पर तरस नहीं आता? तुम नरक से आए हुए राक्षस हो। दोनों को ओरियन खून चूसने वाला राक्षस लग रहा था। दोनों आज ओरियन से बहुत नाराज थे और एक दूसरे को इशारों इशारों में उसे मजा चखाने की प्लानिंग कर रहे थे। ओरियन ने दोनों को पानी और टॉवल दिया। दोनों ने बड़ी मुश्किल से पानी पिया और टॉवल से पसीना पोंछने लगे। फिर वो लोग बाकी की एक्सरसाइज करने जिम में चले गए। ब्रेकफास्ट टाइम से 1 घंटे पहले टिया और आदित्य ने प्लान बना लिया था। टिया डरते हुए बोली, वो हमें कोई पनिशमेंट तो नहीं देंगे ना? तो आदित्य बोला, भाभी रिलैक्स, आप इतना क्यों डर रही हो? उनके ऊपर ठंडा पानी ही तो डालना है, डोंट वरी, मैं हूं ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर पकड़े भी जाते हैं तो बोल देना गलती से हो गया, तब तक मैं भी अच्छा सा बहाना ढूंढ लूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। तो टिया बोली, मैं उनकी नहीं सर की बात कर रही हूँ, वो हम दोनों को मार डालेंगे। तो आदित्य अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर डोंट वरी, भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं उनको कई बार बेवकूफ बना चुका हूँ, डोंट वरी। आप पैलेस के फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में बर्फीला पानी लेकर रेडी रहना। मैं किसी बहाने उस सिल्वर बालों वाले खून चूसने वाले राक्षस को बाहर लेकर आऊंगा, फिर आप उसके ऊपर पानी डाल देना। जब ठंडा पानी दिमाग पर पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा और हमें मजा आएगा। और हाई फाई करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। टिया मन में बोली, अगर सजा आई तो? और हाथ ऊपर किया तो आदित्य ने उसे हाई फाई दिया और बोला, मिशन सिल्वर कलर बालों वाले राक्षस को मजा चखाना, चलिए। फिर दोनों अंदर गए। आदित्य ने एक बकेट में पानी डाला और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाले और टिया को दिया। टिया वो बकेट लेकर ऊपर चली गई। वो बालकनी में खड़ी हो गई। आदित्य ओरियन को बहाना बनाकर बाहर ले आया और बालकनी के नीचे रुककर बोला, मैं क्या कह रहा था? तो ओरियन बोला, तुम कुछ नहीं कह रहे थे, पता नहीं तुम मुझे पकड़कर क्यों लाए हो। अब बताओगे भी, ऐसी कौन सी सीक्रेट बात बतानी है तुम्हें जिसके लिए मुझे बाहर लेकर आए हो? और सिर्फ मुझे ही बता सकते हो, बाकी सब क्या तुम्हें खा जाएंगे? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बाकी के लोग इस लायक नहीं है, इसलिए ही तो तुम्हें लेकर आया हूँ। तुम भी ना एकदम भाई जैसे ही हो, जैसे वो कहते हैं। हमेशा उन्हें लगता है कि मैं उल जलूल की बातें करता रहता हूँ, नहीं बताना मुझे। और मुंह फुला लिया। टिया ने नीचे झांक कर देखा। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पानी डालने का, पर उसने बकेट उठाया और आंखें बंद कर ली और बोली, हे भगवान, ये गुस्सा ना हो जाए, और पानी डाल दिया। तभी ओरियन का फोन बजने लगा। वो फोन रिसीव करने के लिए दूसरी साइड चला गया। आदित्य को इतनी जल्दी हुआ कि उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला और करेक्ट टाइम में उसी जगह अश्वत्थ बाहर जॉगिंग करते हुए आया और खड़ा हो गया और बोला, सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये उसने कहा ही था कि ऊपर से ठंडा पानी उसके ऊपर गिरा। पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, वो तो सन्न रह गया। ओरियन ने जल्दी से देखा। आदित्य डर गया। वो मन में बोला, हे भगवान, ये तो मेरे राक्षस भाई के ऊपर डाल दिया भाभी ने। अब ये मेरा राक्षस भाई पता नहीं क्या करेगा हम दोनों के साथ। टिया ने भी देखा। उसके तो होश ही उड़ गए। वो अपने पैरों से जमीन को खिसकते हुए महसूस कर रही थी। उसके हाथ से बाल्टी छूट गई और वो सीधा अश्वत्थ के सिर पर गिरी। बाल्टी ने उसके सिर को ढक लिया। अश्वत्थ को बहुत गुस्सा आ रहा था। आदित्य का हार्ट फेल होने के कगार पर था। उसका अंदर ही अंदर नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था। वो खुद को यमदूत के सामने मौत की भीख मांगते हुए इमेजिन कर रहा था। अश्वत्थ ने जल्दी से बाल्टी अपने सिर से निकाली और गुस्से में बाल्टी फेंक कर बोला, किस बेवकूफ ने ये हरकत की है? ऐसी बचकानी हरकत करने की क्या सजा हो सकती है, क्या उसे नहीं पता? और ऊपर देखा।
उसकी छोटी गिलहरी डर से कांपते हुए खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो डर के मारे मर ही जाएगी। अश्वथ उसे अपनी जानलेवा नजरों से देखने लगा, जिससे टिया डर गई। उसके पैर लड़खड़ाने लगे। अगर बालकनी के डेक पर रेलिंग नहीं होती तो पक्का वो तो इतनी ऊपर से गिरकर मर ही जाती। कुछ देर बाद आदित्य और टिया सिर झुकाकर खड़े थे। अश्वथ दोनों के सामने सोफे पर बैठा उन्हें घूर रहा था। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और टिया और आदित्य के लिए उन्हें बुरा भी लग रहा था। अश्वथ बोला, तो तुम दोनों नमूने ओरियन के ऊपर पानी डालना चाहते थे। उसने ऐसा क्या किया जो ऐसा करना चाहते थे? दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था अश्वथ आज उन दोनों की जान लेकर ही छोड़ेगा। ओरियन हिम्मत करते हुए बोला, बॉस जाने दीजिए ना, बस मजाक ही तो कर रहे थे और बस पानी ही तो डालना चाहते थे। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा तो ओरियन चुप हो गया और अपना सिर झुका लिया। अश्वथ बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मजाक था या इन दोनों का प्लान किया हुआ था। पनिशमेंट तो इन्हें मिलकर रहेगी और पनिशमेंट ये है कि आज ये दोनों दिन भर और रात भर भूखे रहेंगे। खाना नहीं मिलेगा और ऊपर से गार्डन का सारा काम करना होगा। ये सुनकर दोनों ने सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जो उन्हें जान से मार देने वाले लुक में देख रहा था। ऐसा कम ही होता था कि अश्वथ मुस्कुराता था। उसका मुस्कुराता हुआ फेस देखने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। तभी आदित्य बोला, गार्डन का काम करना तो ठीक है, लेकिन इससे खाने का क्या मतलब? हम बिना खाए पिए कैसे काम कर सकते हैं? ये तो गलत है। तो अश्वथ बोला, तो किसी के ऊपर पानी डालना भी गलत है। मुझे कुछ नहीं पता, ये तुम दोनों की पनिशमेंट है। और तुम सब भी ध्यान से सुनो, अगर किसी ने इनकी हेल्प करने की सोची तो इनकी खैर नहीं, और तुम लोगों की भी। ये दोनों कोई बच्चे नहीं है, समझे? सबने हाँ में सिर हिलाया और दोनों को देखने लगे। आदित्य ने मुंह बना लिया था, वो नाराज हो गया था। वहीं टिया का भी मुंह लटक गया था। दोनों चुपचाप गार्डन में चले गए। गार्डन का सारा काम उन्हें करना था। बहुत सारे नए पौधे लाए गए थे, उन्हें लगाना था। फिर घास भी काटनी थी और पौधों को पानी भी देना था, और तो और पौधों की छटाई भी करनी थी। दोनों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। आदित्य गिल्टी फील करते हुए बोला, आई एम सॉरी भाभी, मेरी वजह से ये सब हो गया। मुझे क्या पता था मेरा राक्षस भाई आ जाएगा। अगर वो नहीं आते हम ओरियन को सॉरी बोलकर मामला निपटा देते, लेकिन ये मेरा राक्षस भाई था जो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। और घास में बैठ गया। वो एक जिद्दी बच्चे की तरह लग रहा था। टिया बोली, मैं तो बिना खाए पिए ही काम कर लूंगी, लेकिन आप तो खाना खाए बिना कैसे रह पाएंगे? अब क्या कर सकते हैं? फिर दोनों पहले घास काटने का काम करने लगे। आदित्य और टिया दोनों घास काटने की मशीन से घास काटने लगे। टिया ने गलती से उस मशीन का स्पीड ज्यादा करने वाला बटन ही दबा दिया था और उसे पकड़ा ही था कि मशीन तेजी से चलने लगी, और उसके साथ ही टिया भी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डरकर चिल्लाने लगी, ये क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, प्लीज कोई बचाओ। आवाज सुनकर आदित्य ने देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। वो बोला, भाभी, और अपना मशीन बंद कर दिया और उसके पीछे भागा। उस गार्डन में एक तालाब भी था। मशीन को कंट्रोल करना टिया को नहीं आता था। टिया आदित्य से बहुत आगे थी। आदित्य बताता भी तो नहीं सुन पाती। मशीन की आवाज से पर एक काम अच्छे से हो रहा था, घास कटाई। बहुत देर बाद मशीन गार्डन में एक जगह पत्थर था, उससे टकराई, और टिया जो बहुत दुबली पतली थी, वो अचानक मशीन से टकरा जाने से उसका हाथ छूट गया और वो कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में जा गिरी। आदित्य आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। वो काफी थक चुका था। जब उसने टिया को हवा में कुछ मीटर उड़ते हुए तालाब में गिरते हुए देखा, एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी मूवी का सीन देख रहा हो। फिर उसे याद आया कि उसकी भाभी पानी में गिर गई है। टिया को तैरना बिल्कुल नहीं आता था और उसे डर भी लगता था, क्योंकि बचपन में उसे लिप्सा ने जब वो घूमने गए थे तब एक तालाब में धक्का दे दिया था और वो मरते मरते बची थी। उसे ऐसी जगहों के पानी से, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल से भी डर लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे वो मर ही जाएगी। टिया पानी के अंदर डूब रही थी। आदित्य जल्दी से तालाब में कूद पड़ा और उसे बाहर निकाला। टिया बेहोश हो गई थी। आदित्य ने उसके पेट से पानी निकालने के लिए उसे पीछे पलटा और पीठ पर दबाव डालने लगा। कुछ देर में टिया के मुंह से पानी बाहर निकलने लगा और वो खांसते हुए होश में आई। आदित्य ने उसे सीधा किया और क्यूरियस होते हुए बोला, भाभी, आप ठीक तो हो ना? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। वो बोली, अगर उनको पता चला कि यहाँ ये सब हुआ है तो हमें फिर से सजा देंगे। तो आदित्य बोला, डोंट वरी भाभी, उन्हें पता नहीं चलेगा।
पर आप ठीक तो है ना? हाँ, चलिए अंदर। तो टिया ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं सर, और पनिश करेंगे। उन्होंने वार्निंग भी दी है, वो हमें उल्टा लटका देंगे और मैं उल्लू की तरह उल्टा लटकना नहीं चाहती। तो आदित्य इमेजिन करने लगा उल्टा लटके हुए और उसकी हालत पर सब हंस रहे थे। वो चीख कर बोला, नो, मुझे चमगादड़ नहीं बनना, नो। अश्वथ अपने दादाजी के रूम में गया। वो बोला, दादाजी आपने बुलाया? तो दादाजी बोले, अश्व, हाँ मैंने बुलाया। तभी अश्वथ ने वहां बहुत सारे लकड़ी के डैशबोर्ड देखे। वो सब सफेद पर्दों से ढके हुए थे। अश्वथ बोला, दादाजी ये सब क्या है? तो दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, इसी काम के लिए बुलाया है। तुम्हारी बीवी ने पेंटिंग्स बनाई हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता वो इतनी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। मैंने इसलिए बुलाया है ताकि तुम ये सारी पेंटिंग्स अपनी पसंद से फ्रेम करवा लो। मैं सब पेंटिंग को अपने कमरे में लगवाना चाहता हूँ। अश्वथ बोला, पर उसने कब बनाया? तो दादाजी बोले, जब तुम नहीं थे तो उसने ये किया। मैं ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे देखकर उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की। मैं तो हैरान था कि वो पेंटिंग बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड उज्जवल की तरह बनाती है। तो अश्वथ मन में बोला, आखिर माँ का टैलेंट बेटी में भी है। चलो देखते हैं छोटी गिलहरी ने क्या क्या बनाया है। और वो सारे पर्दे हटाकर देखने लगा। उसमें सबकी तस्वीरें थी। टिया ने दादाजी की तस्वीर बनाई थी। तस्वीर को देखकर लगता था जैसे अभी जी उठेगी। वो एकदम असली लग रही थी। अश्वथ खुद हैरान था। एक एक करके पर्दे उठाकर देखने लगा। उसमें उसके सारे फ्रेंड, उसके भाई, सबकी पेंटिंग थे। यहाँ तक कि उसके सर्वेंट के भी पेंटिंग बनाए गए थे। उसने सारी पेंटिंग्स देख ली। उसे अपनी पेंटिंग्स एक भी नहीं दिखी। वो एक बार फिर देखने लगा और मन में बोला, सबकी पेंटिंग्स बनाई हैं, बस मेरी ही नहीं बनाई। तुम्हें तो बाद में देख लूंगा छोटी गिलहरी। तभी दादाजी बोले, तुम भी हैरान हो गए ना? तो अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। ऐसी और भी मज़ेदार कहानियाँ और इस कहानी के और भी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल RPR वो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। दादाजी बोले, बेटा तुमने इतनी सी बात के लिए उन्हें पनिशमेंट क्यों दी? बस ओरियन के साथ मस्ती ही तो कर रहे थे। तुमने तो अपनी छोटी सी वाइफ को पनिशमेंट दे दी। ऐसा कौन करता है? उन्हें ऊपर से भूखे रखा है, वो भी 24 घंटों के लिए, और उनसे काम भी करवा रहे हो। तो अश्वथ बोला, दादाजी उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। दादाजी बोले, अब तुम जैसे रोड इंसान को कौन समझाए? अगर तुम सख्ती से ऐसे ही पेश आओगे तो तुम्हारी बीवी एक दिन मर जाएगी, समझे? तुम्हारा भाई जब तुमसे बात नहीं करेगा ना, तब समझ आएगा। वैसे भी मैं जब बालकनी में खड़ा था, मैंने बच्ची को हवा में 2 मीटर तक उड़ते हुए तालाब में गिरते हुए देखा। ये सुनकर अश्वथ शॉक्ड रह गया। वो बोला, आप अब बता रहे हैं? तो दादाजी बोले, मुझे लगा अगर बताऊंगा तो तुम पता नहीं और क्या पनिशमेंट दोगे, पर डोंट वरी, तुम्हारा भाई नालायक जरूर है पर काम का है। उसे तुम बेकार में नालायक समझते हो। तुमसे अच्छी तो उन दोनों की जोड़ी लगती है। ये सुनकर अश्वथ ने बुरा सा मुंह बनाया। वो बोला, तो क्या आप मेरा तलाक कराओगे? तो दादाजी बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम उसे तलाक देना चाहते हो? खबरदार जो ऐसा किया तो। तुम्हें पता है वो बिल्कुल तुम्हारी माँ की फ्रेंड, मेरे जिगरी दोस्त की बेटी उज्जवल की तरह दिखती है। बिल्कुल वही मासूमियत, वही नए नक्श। काश वो उसकी बेटी होती, पर उसकी औलाद। तो बीच में ही अश्वथ बोला, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, ये सारी पेंटिंग्स फ्रेम करवा लूंगा। फिलहाल मैं गार्डन में उनकी पनिशमेंट खत्म करने जा रहा हूँ। पता नहीं मैं कैसे भूल गया कि दोनों धूप में काम कर रहे हैं। और वो जल्दी से गया। अश्वथ जैसे ही गार्डन में पहुंचा, दोनों की हालत बहुत खराब थी। टिया एक बेंच पर बैठी थी अपना पेट पकड़े। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने सफेद रंग की घुटने तक की फ्रॉक पहन रखी थी। आदित्य भी बेंच के नीचे पड़ा हुआ था। वो बेंच से सटकर बैठा था। अश्वथ की नजर टिया की फ्रॉक पर पड़ी। उस पर खून के धब्बे देखकर वो शॉक रह गया। जब उन्होंने अश्वथ को देखा तो दोनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए।
अश्वथ की नजर फ्रॉक पर ही थी। टिया तो बहुत कमजोरी भी महसूस कर रही थी और तेज धूप भी थी। उसे खड़े होने की ताकत भी जुटानी पड़ रही थी। अश्वथ ने टिया के पीछे फ्रॉक पर खून के धब्बे देखे जो ताजे लग रहे थे। तभी टिया बेंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अश्वथ घबरा गया। आदित्य भी हैरान था। वो बोला, भाभी। अश्वथ जल्दी से आया। उसने बिना देर किए ही टिया को अपनी बाहों में उठा लिया और बोला, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। मेरे पहुंचने तक वहाँ इमरजेंसी रूम तैयार रहे और डॉक्टर भी। तो आदित्य ने हाँ में जवाब दिया। अश्वथ जल्दी से टिया को लेकर गया और सेल्वन ने उनकी गाड़ी में बैठते ही गाड़ी हॉस्पिटल की ओर दौड़ा दी। वो लोग बहुत ही कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में पहले से ही एक लेडी डॉक्टर मिसेस वर्मा और कुछ नर्स रेडी थी। टिया को जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटाया गया। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। अश्वथ बहुत परेशान था। तब तक प्रत्यूष, ओजस और आदित्य भी आ गए। आदित्य जल्दी से नहा कर आया था। अभी भी उसके बालों से पानी टपक रहा था। वो बोला, भाई, भाभी को क्या हुआ है? आपको हमें ऐसी सजा नहीं देनी चाहिए थी। तो अश्वथ ने उसे देखा। आदित्य ने अपने भाई को पहली बार इतना परेशान देखा था और किसी औरत की इतनी परवाह करते हुए भी। कुछ देर बाद डॉक्टर वर्मा बाहर आई और उनके पीछे पीछे टिया भी सिर झुकाकर बाहर आई। अश्वथ परेशान होकर बोला, डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसे क्या हुआ है? और इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए आप लोग? तो डॉक्टर वर्मा उसके इतने सारे सवाल सुनकर बोली, मिस्टर आर्यन, रिलैक्स, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। ये तो लेडीज के लिए नेचुरल है। ये सभी लेडीज के साथ होता है। तो अश्वथ उसे हैरान होकर देखने लगा और बोला, नेचुरल है? डॉक्टर, उसे ब्लीडिंग हो रही थी, उसे चोट लगी होगी, आप बोल रही हैं नेचुरल है? तो डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन। अश्वथ बोला, कहीं ये प्रेगनेंसी तो नहीं? ये सुनकर सब उसे घूर कर देखने लगे। डॉक्टर वर्मा बोली, मिस्टर आर्यन, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। ये प्रेगनेंसी नहीं है। अश्वथ बोला, फिर ब्लीडिंग? तो डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, वो हम लेडीज के लिए नेचुरल है। आपकी वाइफ का मेंस्ट्रुअल टाइम सडनली आ गया है, शायद इसलिए आप उन्हें सीधे हॉस्पिटल ले आए। ये सुनकर आदित्य, प्रत्यूष, ओजस और सेल्वन को तो समझ आ गया, लेकिन अश्वथ के दिमाग से सब ऊपर उड़ता हुआ चला गया। डॉक्टर वर्मा बोली, डोंट वरी, इट्स नॉट अ डिजीज। आप अपनी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखें। और चली गई। तो अश्वथ टिया के पास गया जो सिर झुकाकर खड़ी थी। वो उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोला, डॉक्टर अभी क्या बोलकर गई? मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? टिया को बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अश्वथ को कैसे बताए। अश्वथ बोला, बताओ ना क्या होता है? तो टिया झिझकते हुए बोली, सर, वो मेरे पीरियड्स। और चुप हो गई। तो अश्वथ बोला, डॉक्टर वर्मा ने मेंस्ट्रुअल कहा और तुम पीरियड्स बोल रही हो, ये है क्या? तो आदित्य बोला, भाई, अगर आप अपना काम छोड़कर कभी जानकारी की कुछ चीजें पढ़ते तो समझ आता ना, लेकिन आपको तो बस काम काम। चलिए, आपको बाद में बताते हैं। भाभी, आप घर चलिए। फिर वो वापस आ गए। अश्वथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रास्ते में एक स्टोर से आदित्य ने टिया के लिए बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के सैनिटरी पैड्स खरीद लिए थे। अश्वथ उन्हें देखकर बोला, अब ये क्या है? तो आदित्य बोला, आप एक काम कीजिए, आपके पास फोन है तो उसमें गूगल नाम का भी एक महाज्ञानी ऐप है, उससे पूछ लीजिए ना। और वो सारे पैड्स उसने टिया को दे दिए। टिया सीधे रूम में चली गई और वो पैड्स लेकर सीधे बाथरूम में गई। उसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था अश्वथ का उससे ऐसे पूछना। फिर वो नहाने लगी। अश्वथ नीचे लिविंग रूम में सोफे पर बैठे फोन पर मेंस्ट्रुअल पर सर्च करके एक साइट ओपन करके पढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसे समझ आ रहा था कि पीरियड्स क्या होता है। उसे इतने ध्यान से पढ़ते हुए देखकर प्रत्युष बोला, बॉस, ऐसे टाइम में लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अश्वथ ने हाँ में सिर हिलाया। टिया भी नहाकर नीचे आई। फिर उन्होंने लंच किया। सब नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। उनका पनिशमेंट भी रद्द कर दिया गया था। बाद में कमरे में टिया अपना बुक लेकर पढ़ रही थी तो अश्वथ उसके लिए हर्बल टी लेकर आया और उसे देते हुए बोला, इसे पी लो, अगर पेन हो रहा होगा तो आराम मिलेगा। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वथ ने कॉफी टेबल पर कप रखा और बोला, देखो, मुझे पता नहीं था, पर अब पता है। तुम मुझे बताने में इतना झिझक क्यों रही थी? ये तो नेचुरल है, इट्स नॉट अ डिजीज। और ये 21वीं सेंचुरी है और लड़के भी समझ सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से समझाया जाए। तो टिया ने सिर झुका लिया।
अश्वथ बोला, इसमें सिर झुकाने वाली कौन सी बात है? ये सब तो लड़कियों को चुपचाप सहना पड़ता है, वो किसी को नहीं बताती। ये तो गलत है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। और अगली बार अगर तुम्हारे पीरियड्स आए तो मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट ना दे दूँ। और उस टाइम तुम कोई काम ना करो। तो जब तक तुम्हारे पीरियड साइकिल चलेंगे, आई थिंक 4-5 डेज तक ब्लीडिंग होती है ना, तो तुम कोई काम नहीं करोगी। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो बिना झिझक के मुझे बता सकती हो। मैंने सर्च कर करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, और तो और साइंटिस्ट के रिसर्च और स्टडीज भी। टिया कुछ नहीं बोली तो अश्वथ बोला, कुछ बोलो, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम अभी चुप बैठी हो। शायद भूल गई हो, आई एम योर हस्बैंड, सो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम मुझे बतानी होगी। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, समझी? टिया ने हाँ में सिर हिलाया तो अश्वथ बोला, अब ये हर्बल टी पी लो। फिर टिया कप उठाकर पीने लगी। वो मन में बोली, जरूर मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा जो सर मेरी इतनी केयर करते हैं। वो मन ही मन भगवान को थैंक यू बोल रही थी। वो चुपचाप टी पीने लगी। वो जब रूम से बाहर गई तो सब लोग उसे हर मिनट में चॉकलेट, चाय, कुछ ना कुछ लाकर दे रहे थे। टिया हैरान थी कि इस घर के सारे आदमी सब समझते हैं और उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। उसे तो अब ये लगने लगा कि जरूर ये कोई सपना है। तभी आदित्य आकर बोला, भाभी आप अभी भूखी रहोगी? ये तो गलत बात है। आपका मेंस्ट्रुअल रेगुलर नहीं होगा, फिर भाई आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, फिर आपको बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। इसलिए चलिए खाना खाते हैं। फिर टिया को समझ आया कि ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। सब उसकी सच में केयर कर रहे हैं। फिर वो आदित्य के साथ खाना खाने चली गई। आदित्य बोला, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बता सकती हैं। ऐसे टाइम में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये बात हम समझते हैं। इसलिए अगर आपको पेन होगा तो आप बता सकती हैं। टिया मन में सोचने लगी, बेकार में ही हम लड़कियां ये बताने में इतना शर्माती हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई इस चीज़ का मजाक उड़ाए, हर इंसान वैसा नहीं होता है। उसने हाँ में सिर हिलाया। रात को डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में सोने चले गए। अश्वथ और टिया भी सो गए थे, पर टिया दर्द से तड़प रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ये हमेशा उसके साथ होता था। जब भी उसके पीरियड्स आते थे तब वो अग्रवाल हाउस में रहती थी, तो वहाँ तो सारे काम उसे ही करने पड़ते थे। उसका दर्द कोई नहीं समझता था। उसकी सौतेली माँ और बहन भी, जो खुद औरत थी, जब लिप्सा के साथ ऐसा कुछ होता था तो उसकी सौतेली माँ तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाती थी, या फिर उसका दर्द कम करने के लिए उसके लिए हर चीज करती थी। टिया के लिए ऐसा कोई नहीं करता था। वैसे तो टिया की रातें कराहते हुए गुजरती थी, पर यहाँ वो अश्वथ की नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने दोनों हाथ से अपने पेट को पकड़े हुए थी और आंखें बंद करके सह रही थी। पर जैसा कि अश्वथ लाइट स्लीप पर्सन था, उसकी नींद खुल गई, क्योंकि टिया ने अपने दर्द में ब्लैंकेट को जोर से पकड़कर खींच लिया था। अश्वथ की आंख खुली। उसने टिया की हालत देखी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये क्या हो रहा है। वो गुस्से में बोला, छोटे गिलहरी, जब मैंने तुमसे कहा था कि अगर कुछ भी हो तो मुझे बताओगी, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही महान हो। क्या तुम ये बता नहीं सकती कि तुम्हें पेन हो रहा है? उसने फिर टिया की हालत देखी और जल्दी से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। वो नरम आवाज के साथ बोला, क्या ज्यादा पेन हो रहा है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। अश्वथ ने पूरी जानकारी निकाल ली थी। बिना देरी किए जल्दी से वो रूम से बाहर चला गया। वो सीधे किचन में गया और पानी गर्म किया और उसका पैक बनाकर ले आया और बोला, इसे अपने जहाँ पेन हो रहा है वहाँ रखो। मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, पर थोड़ा तो रिलैक्स फील करोगी। और देकर फिर चला गया। टिया ने उस थैली को अपने पेट के पास रखा। उसे कुछ देर बाद कुछ रिलैक्स फील हुआ। कुछ घंटे बाद अश्वथ उसके लिए बड़े से कप में गर्म पानी ले आया और टिया की उठने में हेल्प की और बोला, ये पी लो। टिया की आंखें नम हो गई थी। उसके लिए अश्वथ इतना सब कुछ कर रहा था। वो नम आंखों से अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ सब समझ रहा था। उसने उसका सिर सहलाया और बोला, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। क्या तुम्हें हमेशा से ऐसे पेन होता है? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया। तो अश्वथ बोला, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्या पता ये कुछ और हो। टिया ने कुछ नहीं कहा। वो पानी को एक एक सिप लेकर पीने लगी। कुछ घंटों बाद उसे कुछ राहत मिली। अब हद से ज्यादा पेन नहीं हो रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी।
नींद नहीं आ रही थी तो अश्वथ को कैसे नींद आती। वो भी पूरी रात टिया के साथ जागता रहा। फिर सुबह जल्दी से टिया को लेकर हॉस्पिटल गया। वो उसके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न था। डॉक्टर वर्मा टिया का चेकअप कर रही थी। अश्वथ उनका कैबिन में वेट कर रहा था। कुछ घंटे बाद दोनों कैबिन के अंदर आए। अश्वथ बोला, डॉक्टर एनी प्रॉब्लम? तो डॉक्टर वर्मा बोली, नो, ये हर लेडीज को होता है। आपकी वाइफ में आयरन की कमी है। ये प्राइमरी डिसमेनोरिया है। इसका किसी बीमारी से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मानसिक, शारीरिक और उनके खान पान पर डिपेंड करता है। और आपकी वाइफ को तो आप देख ही रहे हैं। शायद शुरू से ही इन्होंने खुद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा हुआ आप इन्हें ले आए। जरूरत से ज्यादा भी पेन होना ठीक नहीं है। मैंने मेडिसिन लिखकर दे दी है, आप उन्हें टाइम से लेने के लिए दे दीजिएगा। तो अश्वथ ने हामी से हिलाया। डॉक्टर वर्मा बोली, और एक और बात, इन्हें इस टाइम में अच्छे से खाना खाने के लिए कहिए। अश्वथ ने हामी से हिलाया। डॉक्टर वर्मा ने एक पर्ची अश्वथ को दी जिसमें मेडिसिन के नाम लिखकर उन्होंने दी थी। अश्वथ बोला, अब ठीक है ना? डॉक्टर वर्मा बोली, हाँ, अगर फिर से प्रॉब्लम हो आप दोबारा उन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। फिर अश्वथ और टिया दोनों मेडिसिन डिस्पेंसरी की तरफ गए और मेडिसिन लेकर वापस घर के लिए गाड़ी में बैठ गए। सेल्वन ने गाड़ी स्टार्ट की और आर्यन पैलेस की तरफ ले जाने लगा। टिया अपनी वॉच देखकर बोली, मेरा कॉलेज जाने का टाइम हो गया है, आप घर की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? तो अश्वथ बोला, क्योंकि तुम कॉलेज नहीं जाओगी। टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो पूछना चाहती थी कि क्यों। तो अश्वथ बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ दिन तक कॉलेज जाओ। टिया मन में बोली, क्या मेरे पीरियड्स की वजह से मुझे जाने नहीं देना चाहते? पर मैं, और बोली, डीन ने मुझे बताया कि मेरे बारे में कॉलेज में। वो बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम्हारे बारे में कॉलेज में क्या र्यूमर्स चल रही है। डोंट वरी, मैंने सब कंट्रोल कर लिया है और जिन्होंने ये किया है तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर टिया हैरान रह गई। अश्वथ ने उसे देखा और उसके सिर को थपथपाने लगा और बोला, तुमने बताया नहीं कि तुम बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेती हो। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई लेकिन मेरी क्यों नहीं बनाई? पता है मैंने अपनी पेंटिंग कितनी बार खोजी। टिया मन में बोली, दादाजी ने इन्हें पेंटिंग सिखा दी क्या? दादाजी आपने भी? वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ ने कहा, बोलो, मेरी पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? टिया चुप रही। अश्वथ फिर बोला, बताओ, मुझे जानना है। तुमने सबकी पेंटिंग बनाई, बस अपने हस्बैंड की नहीं बनाई। मैं वजह जानना चाहता हूँ। टिया सिर नीचे करके चुपचाप रही। अश्वथ के बार बार पूछने से आखिर में वो चिढ़ते हुए बोली, हर टाइम ऐसी सीरियस एक्सप्रेशन लेकर रहोगे तो कौन बेवकूफ आपकी पेंटिंग बनाना चाहेगा? ये सुनकर सेल्वन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। ये सच था, अश्वथ को टिया ने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। थी जब उसका मन करता था और उसे कोई चीज अच्छी लगती थी तो उसकी पेंटिंग बना देती थी। अश्वथ उसे घूर कर देखने लगा। टिया सिर नीचे करके धीरे से बोली, आप उस टाइम नहीं थे, मैं। तो अश्वथ कुछ नहीं बोला। उसने कहा, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। और मन में बोला, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। और टिया को देखने लगा। टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। अश्वथ बोला, क्या तुम अपनी माँ की तरह बनना चाहती हो? तो टिया ने हामी से हिलाया। तो अश्वथ ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। टिया ने उसे देखा। वो मन में खुद से बोली, स्माइल करते हुए इतने हैंडसम दिखते हैं, फिर कंजूसी क्यों करते हैं? फिर वो आर्यन पैलेस पहुंच गए। वो लिविंग रूम में जब पहुंचे तो वहां सबको इकट्ठा देखकर हैरान रह गए। वो लोग आंखें फाड़े किसी चीज को देख रहे थे। अश्वथ बोला, क्या ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहे हो? कोई काम नहीं है क्या? तो आदित्य बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना क्यूट भी हूँ। और अपनी पेंटिंग दिखाई और जाकर टिया के पैरों के पास बैठकर उसके पैरों से लिपटकर पपी की तरह लिपटकर बोला, भाभी आप बहुत अच्छी हो। अश्वथ ने पेंटिंग को देखा। टिया ने सच में उसका लाइव क्यूट पेंटिंग बनाया था। ये देखकर अश्वथ को अपने ही भाई से जलन होने लगी। इनफैक्ट सबसे हो रही थी। सबने टिया को घेर रखा था और उसकी तारीफ कर रहे थे। वो सब अपनी अपनी पेंटिंग रखना चाहते थे। वो दादाजी से भी बोल चुके थे पर दादाजी साफ साफ मना कर रहे थे।
आदित्य बोला, भाभी देखो ना, दादाजी हमें अपनी अपनी तस्वीरें रखने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो हम सबकी तस्वीरें अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं। ये क्या बात हुई? तो टिया ने दादाजी को देखा और मुस्कुराई और बोली, मैंने उनके लिए ही पेंटिंग्स बनाई थी। ये सुनकर सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें बिच्छू ने डंक मार दिया हो। और इधर अश्वथ को सब इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो गया था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। और अपनी लिटिल वाइफ को ऐसे इतने सारे आदमियों से घिरा देखकर और अपने सगे भाई को उसके पैरों से लिपटे देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुनकर कोयला हो गया था। वो मन में बोला, मेरी बीवी को इस तरह से घेरने का क्या मतलब है? वो मेरी बीवी है, लेकिन उसने मेरी तस्वीर नहीं बनाई। क्या मेरी शक्ल इतनी खराब है कि वो तस्वीर नहीं बना सकती? पेंटिंग बनवाने के लिए क्या हंसना जरूरी है? पर सब तो कहते हैं कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो इसमें 4 चांद लगाने के लिए क्या मुझे हंसना भी पड़ेगा? ओह नो, ये क्या बला है? वो भीड़ को हटाते हुए गया और आदित्य को घूर कर देखा, फिर अपनी लिटिल वाइफ का आर्म पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। सब लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। प्रत्युष बोला, हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, हमसे भी क्या जलना, हम यंग मैडम को खा नहीं जाते। तो अश्वथ ने उसे अपनी आईब्रो चढ़ाकर देखते हुए कहा, वो पेंटिंग्स दादाजी अपने कमरे में लगवाना चाहते हैं, वो उनकी विश है। तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए, तुम लोगों की इतनी अच्छी पेंटिंग मेरी बीवी ने बनाई है और मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। ये लास्ट वर्ड उसने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा था। सबने उसके लास्ट वर्ड को नोटिस किया। उन्होंने भी नोटिस किया कि उन सब की तस्वीरें थी, लेकिन अश्वथ की तो थी ही नहीं। सबने टिया को ऐसे देखा जैसे टिया ने किसी का खून कर दिया हो। वो अपने बचाव में बोली, मैं सिर्फ, और चुप हो गई। तो आदित्य अपनी प्यारी भाभी का बचाव करते हुए बोला, आई थिंक भाई क्यूट नहीं है ना, इसलिए भाभी ने उनकी पेंटिंग नहीं बनाई। और तो और हमेशा सीरियस एक्सप्रेशन लेकर घूमते रहते हैं। भाई कभी हंस भी लिया करो यार। जरूर इसलिए भाभी ने आपकी पेंटिंग नहीं बनाई होगी। देखिए सारी पेंटिंग्स को, इन सब में हम खुश हैं। देखो देखो। अश्वथ ने आदित्य को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसका भाई उसका मजाक उड़ा रहा हो। अगर हमेशा ऐसे सीरियस रहोगे तो ऐसा ही होगा। अब आपकी शादी हो गई है भाई, भाभी के साथ ऐसे एक खड़ूस टीचर की तरह तो मत रहा करो। सब उसे देखकर मुस्कुराने लगे। टिया बोली, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, और वहां से निकलकर सीधे स्टेयर्स चढ़ते हुए रूम की तरफ चली गई। तभी आदित्य बोला, भाई प्लीज दादाजी को मनाओ ना कि वो भले ही इन लोगों को उनकी पेंटिंग्स ना रखने दे, लेकिन मेरी पेंटिंग मुझे रखने दे। मुझे मेरी पेंटिंग और मेरी शक्ल बहुत प्यारी है, मैं इसमें कितना क्यूट लग रहा हूँ, मुझे मेरी पेंटिंग चाहिए। और अपने घुटनों के बल चलते हुए अश्वथ के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया और अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोला, मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ, आप इतना भी नहीं कर सकते। आपके पास तो भाभी है, वो आपकी पेंटिंग बना ही देंगी। पर मैं रोज रोज तो क्यूट नहीं दिखता ना, वो मेरी इतनी क्यूट पेंटिंग दोबारा थोड़ी ना बनाएंगी। और तो और कल से मुझे ऑफिस भी जाना है। इस बच्चे के साथ तो जुल्म ही जुल्म हो रहा है, आप मुझ पर ऐसा जुल्म नहीं कर सकते प्लीज भाई। और दहाड़ मार कर रोने लगा और उसके पैरों को छोड़कर फर्श पर लेट गया और हाथ पैर मारते हुए रोने लगा। सब लोग उसे ऐसा करते देखकर एक पल के लिए तो डर ही गए। ये आदित्य का अश्वथ को मनाने का निंजा टेक्निक था। वो ऐसा करके अश्वथ को मना कर ही रहता था। अश्वथ बोला, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि दादाजी तुम्हें पेंटिंग रखने नहीं दे रहे हैं। तुम क्या जानो, मेरी बीवी ने मेरी ही पेंटिंग नहीं बनाई। इस बात का मुझे कितना दुख हो रहा है, तुम क्या समझोगे? तो ये सुनकर सब हंसने लगे। ओरियन बोला, बिग बॉस, अगर आप ऐसे सड़े हुए एक्सप्रेशन फेस पर लेकर नहीं घूमेंगे तो शायद यंग मैडम आपकी पेंटिंग बना दें। आप कभी हंसते भी तो नहीं हो, आप हंसते हुए कम ही दिखते हो। आपको पता है, आप हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हो। तो अश्वथ बोला, तो क्या मैं अभी बहुत बुरा नजर आ रहा हूँ? तो आदित्य बोला, आप बात पलट रहे हो भाई, आपको आपकी खूबसूरती की पड़ी है। आपके पास इतनी खूबसूरत टैलेंटेड वाइफ है और आप हैंडसम हो। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिखकर देने को तैयार हूँ, आप बस दादाजी से पेंटिंग दिलवा दो। तो दादाजी बीच में ही बोले, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम अपने भाई को मना सकते हो? तुम्हारा भाई ऐसा करके मुझे नहीं मना सकता, समझे? मैं किसी को किसी की पेंटिंग नहीं देने वाला, चाहे जो करना है कर लो। तो रचित बोला, क्या दादाजी, आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हो अपने बच्चों से, ये तो गलत बात है। ये सुनकर दादाजी ने सबको घूर कर देखा, जैसे सबको अपनी छड़ी से मार मार कर अधमरा कर देंगे। सबको उनका इंटेंशन समझ आ गया। कोई उनसे मार नहीं खाना चाहता था। सब चुप हो गए। आदित्य भी उछलकर खड़ा हो गया और अश्वथ के पीछे जाकर छुप गया। दादाजी बोले, चुप रहो, मेरी पोता बहू तुम लोगों की दूसरी पेंटिंग बना देगी, समझे?
और चले गए। इधर यूनिवर्सिटी में हर कोई शॉक था कि टिया के बारे में जो अफवाह कॉलेज में फैलाई गई थी वो इतनी जल्दी कंट्रोल कैसे हो गई। और तो और जिसने ये न्यूज़ फैलाई थी उसे प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाकर वार्निंग दी थी। सहाना ने अपनी एक फ्रेंड से ये काम करवाया था। सबसे ज्यादा तो सहाना शॉक थी कि टिया को क्लीन चिट मिल गया था। और तो और उसे अव्यांश को खोने का डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने टिया को देखा तो नहीं था, लेकिन उसे पता चला था कि टिया अपना मेकओवर करके वापस आई है। और तो और वो अब पहले जैसी की तरह बहन जी नहीं रही, वो पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग हो गई है। और अब तो वो लोगों को जवाब देना भी जानती है। वो अव्यांश से बोली, बेबी क्या तुम अब फिर से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चले जाओगे? मैंने उसे देखा तो नहीं, पर सब लोग उसी की बात कर रहे हैं कि वो पहले से ज्यादा इम्प्रेसिव हो गई है। और तो और सब लड़के अब उसे इम्प्रेस करने की सोच रहे हैं। अव्यांश बोला, मैं क्यों उसके पास जाऊंगा? उस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे किक मारी, उसे तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को समझती क्या है? इतनी हिम्मत उसमें आई कहां से? पहले तो हर बात चुपचाप मान लेती थी, जबान तक खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब उसने मुझे लात मारी। डोंट वरी बेबी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर सहाना को तसल्ली हुई। वो बोली, ओह बेबी यू रियली लव मी सो मच, और उससे लिपट गई। सहाना और अव्यांश को रिलेशनशिप में आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। दोनों अमीर फैमिली से थे।